लेट ज्वाइन किया श्रीकांत। सॉरी सर, लैपटॉप रीस्टार्ट होने लगा। अरे डोंट से सॉरी रे। डोंट से सॉरी, आई डोंट लाइक टू हियर दैट। इट्स ओके बट यू शुड स्टार्ट ऑन टाइम मैन। चलो, आर ओके। यू रेडी किड्स? यस सर। सर आज एंजाइम्स करेंगे ना? यस यस, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। बस एक और लेक्चर, फिर ये वाला चैप्टर खत्म। मैंने व्हाट्सएप पे अभी एक पीडीएफ भेजा है, देखा क्या? डिड यू सी दैट? बोलो तो। सर हाँ प्रीवियस श्रीकांत, ईयर क्वेश्चंस भेजा था ना, वही ना? वही वही, हाँ अभी देख रहे हो क्या? हाँ। नहीं 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 सर, मैंने तो खोला इसमें था कुछ बट। 10-12 क्वेश्चन या 21 questions are there which were asked in previous years। तो उसका मैंने फोटोग्राफ भेजा है, एक बार देख लो उसको। अगर हम लोगों को आज टाइम मिलेगा तो वी विल डिस्कस अबाउट इट। ठीक है, क्या बोलते हो? हम्म। सर। चलो फिर अभी भी सब लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। आई एम वेटिंग फॉर देम। एक्चुअली आज एक ही घंटे का क्लास है, फिर भी अभी तक सब लोग नहीं आए हैं, तो टाइम वेस्ट हो रहा है, विच इज नॉट गुड एक्चुअली। एनीवे, हम लोग शुरू करते हैं। पीपल विल ज्वाइन स्लोली स्लोली। करेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट। कितने लोग आए हैं अभी? 4 ही बच्चे हैं, कैसे होगा? चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट। तो टॉपिक है आज का अपना, क्या बच्चों? एंजाइम। तो ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, अगर आप लोग इफ यू विल गो थ्रू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस या अभी 2020 वाला भी देखो, तो आपको वेटेज मिलेगा उसका, ये वाला। इसमें 2 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डेफिनेटली। 2 to 4 क्वेश्चंस विल बी डेफिनेटली आस्क्ड। तो ये 2 to 4 क्वेश्चंस मतलब कितने मार्क्स? देखो सीधा 16 सर मार्क्स। सिर्फ एंजाइम से ही? नहीं, पूरा चैप्टर की बात कर रहे हैं। एंजाइम से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वन डेफिनेट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड अबाउट दिस एंजाइम, सो यू नीड टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड थॉरो विद दिस एंजाइम्स। तो हो जाओ शुरू बच्चों फिर। चलो पढ़ते हैं एंजाइम्स। बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने वर्ड एंजाइम्स, केमिस्ट्री में सुना होगा, बायो में तो कॉमन है ही। तो लिटिल बिट आइडिया यू मस्ट हैव अबाउट इट, राइट किड्स? थोड़ा सर इट बहुत इज आइडिया आपको होगा ही बायोलॉजिकल इसके बारे में। कैटलिस्ट। यस। यस, बायो कैटालिस्ट, वेरी गुड। जब भी हम लोग बोलते हैं एंजाइम, तो उसको कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं? बायो कैटालिस्ट बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे एंजाइम्स में, वो सुन लो। सो व्हाट टॉपिक्स विल कवर अबाउट इट इज ऑफ कोर्स, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम्स क्या होते हैं। सो इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स फर्स्ट विल टॉक। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। दिस टॉपिक, एक्टिवेशन एनर्जी। Then we will have classification and nomenclature of these enzymes। ठीक है, जिसपे नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आता है। क्लासिफिकेशन and nomenclature of enzymes, this will be the next topic। Then you will have, yes, characteristics of introduction में हम लोग कर लेंगे। Then we have got enzyme factors affecting enzyme activity, or एंजाइम। yes, yes, this will be the next topic, factors affecting enzyme activity। फिर नेक्स्ट वन यू हैव गॉट एंजाइम इनहिबिटर्स, इसी में आएगा एक्चुअली, एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम inhibitors, and last topic what we will learn is cofactors, certain additional factors जिनको हम लोग cofactors बोलते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, we will talk about enzymes। तो आज इसमें से एक दो हो जाएंगे। ये नॉमेनक्लेचर तो मैंने बोला कुछ है ही नहीं, सिर्फ फैक्टर्स अफेक्टिंग और इनहिबिटर और कोएंजाइम,
अगले लेक्चर के लिए बचेगा, होपफुली टुमारो वी विल डू दैट। तो कल ये चैप्टर खत्म। विच चैप्टर आर यू एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट फ्रॉम मी? कोई चैप्टर ऐसा सोचा है आप लोगों ने जो पढ़ना है, डिसाइड किया है? निकांत, एनी डिमांड Sir, और यू हैव थॉट animal और tissue. माय चॉइस? चलेगा। एनिमल टिश्यू तो पूरा सेल खत्म हो जाएगा अपना, क्योंकि सेल में वही है ना, साइटोलॉजी में पहला सेल है, देन वी हैव कौन सा चैप्टर है सेल वाले यूनिट में? ये सेल सेल डिवीजन. साइकिल है, सेल डिवीजन मतलब वही सेल साइकिल है, सेल है और टिश्यूज ना, बराबर उतना ही है उसके ना। बाद बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स अभी खत्म हो गया, मतलब पूरा अपना साइटोलॉजी खत्म, Yes. अगर वो चैप्टर पढ़ते हैं अपन लोग तो। चलो अच्छी बात है, पढ़ लेंगे टिश्यूज, नॉट एन इशू, एनिमल टिश्यूज। ओके, so are you ready for enzymes बच्चों? shall we start? इंट्रोडक्शन के साथ में Yes, sir. शुरुआत करते हैं अपन लोग। तो ये एंजाइम्स का डिस्कवरी से शुरू करते हैं। विल स्टार्ट विद द डिस्कवरी ऑफ एंजाइम। आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, ये वाला पार्ट अभी मैं इरेज कर रहा हूँ। हो जाओ शुरू, चलो। So who discovered these enzymes? So the credit of discovery of these enzymes goes to Louis Pasteur. सुना है ना आप लोगों ने ये नाम, लुइस पास्चर। So this Louis Pasteur discovered these enzymes. तो उन्होंने फर्मेंटेशन वगैरह किया था, तो that time he used these enzymes and he called this enzyme earlier or in the beginning as ferments. उन्होंने एंजाइम्स को एक और नाम दिया था, ferments, जिसको आज हम लोग एंजाइम्स बोलते हैं। So earlier it was called as a ferments, and who called them as a ferments? It was Louis Pasteur. ठीक है बच्चों। फिर अभी जो रिसेंट जो नाम है या फिर जो आइसोलेशन है डिस्कवरी में अगर हम लोग बोलेंगे तो एडवर्ड बचनर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। एडवर्ड बचनर और बकनर, who for the first time isolated this enzyme from yeast. ईस्ट से पहला एंजाइम आइसोलेट किया गया था और उस एंजाइम का नाम है ज़ाइमेज। यू मे बी नोइंग अबाउट दिस। उस एंजाइम का नाम था ज़ाइमेज, जो पहली बार एक्सट्रैक्ट किया गया था बाय एडवर्ड बकनर और बचनर, और इसको नाम दिया गया फाइनली बाय कुहने। दिस वाज द बायोलॉजिस्ट, ये थे एक चाचा कुहने, जिन्होंने इसको नाम दिया, नेम्ड इट एज एंजाइम। ये ज़ाइमेज नहीं, एंजाइम की बात चल रही है। सो नेम एंजाइम वाज गिवन बाय कुहने, isolated by Edward Buchner, and first enzyme was when that studied or used by Louis Pasteur in the past. और एक नाम if you want to add, you can add। पहला purified enzyme यूरियस था, समनर ने उसको प्यूरिफाई किया था। This scientist समनर, he purified, first purified enzyme was used by him और उसका नाम था यूरिएज। समझ में आया बच्चों कौन से साइंटिस्ट से वेन्यू से डिस्कवरी ऑफ एंजाइम्स? तो उसमें ये तीन नाम आपको याद रखने हैं, बेसिकली ये दो ही बहुत है, एडवर्ड बकनर एंड दिस कोहने। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी, बताओ। ऑल आर कंफर्टेबल? Yes. ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ये एंजाइम्स का जनरल थिंग्स, एंजाइम्स का प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो, उसके बारे में पढ़ते हैं। और इट इज इंपॉर्टेंट वन बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। तो इन एंजाइम्स को सबसे पहले तो हम लोग बोलते हैं बायोकैटालिस्ट, है ना। होते क्या है एंजाइम? सब्सटेंस है। एंजाइम्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच कैन अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। मीनिंग क्या है एंजाइम्स का? ऐसे केमिकल्स जो और सब्सटेंसेस व्हिच अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे इंक्रीजेस नहीं लिखा है, विच अल्टर्स बोला है मैंने। मतलब क्या हो गया उसका? सर मतलब विच वो अल्टर्स, फास्ट भी कर सकते यस यू आर राइट, करेक्ट, वेरी गुड, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये
चीज याद रखो, अल्टर कर सकते हैं मतलब वो बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। हालांकि मोस्टली दे इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, वेरी फ्यू और वेरी रेयरली दे रिड्यूस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बहुत सारे बुक्स में या फिर आप लोग कोई भी वीडियो क्लास लेक्चर्स ये वो सब देखोगे तो उसमें वो लोग बोलेंगे कि एंजाइम्स speed up the rate of chemical reaction, but it is not always true. Remember that they also can decrease the rate of chemical reaction. Also, you will read one more statement. बहुत सारे बुक्स में या अभी तक आप लोगों ने भी सुना होगा कि all enzymes are proteins, है ना? तो ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि all enzymes are proteins, but all hormones are not proteins. ऐसा कुछ सुना है कि आप लोगों ने? बताओ मुझे। Yes. हाँ सर। All enzymes are protein, but all hormones are not proteins. पर यहाँ पे all word is again not correct. Most enzymes बोल सकते हैं हम लोग. So you can't say all enzymes. Most enzymes are proteins. Am I clear? याद रखो, ये भी एक और चीज आपको याद रखनी है क्योंकि इसमें exceptions आते हैं बच्चों। क्यों? कौन से exceptions हैं? There are certain enzymes which are not proteins, but still they are working as enzymes. Especially ये डीएनए आरएनए से रिलेटेड होते हैं। यू मस्ट बी नोइंग सम नेम्स, जैसे कि राइबोजाइम। ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। नेम ऑफ द एंजाइम जो कि प्रोटीन नहीं है, राइबोजाइम। दिस इज एन एक्सेप्शन, सो यू कैन से दैट मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, यू कांट से ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो राइबोजाइम हो गया या राइबो न्यूक्लियस हो गया। तो ये कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं बच्चों जो प्रोटीन नहीं है, but they are working as proteins, they are behaving as proteins. Is this clear? Please tell me, everyone. समझ में आया क्या? Yes. बोलो बच्चों। ओके, तो चलो अब आ जाते हैं, इधर आ जाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 ऑफ दिस। So these enzymes are commonly known as a biocatalysts. इनको हम लोग बायोकैटालिस्ट बोलते हैं। नाउ कैटालिस्ट कौन होता है? आप लोगों ने ऑलरेडी सुना हुआ है। कैटालिस्ट इज वन a substance which increases the rate of chemical reaction without undergoing any change. है कि नहीं बच्चों? बताओ तो। Catalyst is a substance which enhances, speeds up the chemical reaction without undergoing any change. और ये वापस यूज हो सकते हैं। So these enzymes can be reused. तो ये हो गया अपना पहला प्रॉपर्टी, पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सिंपल है, इजी है। कोई भी एग्जांपल आप लोग आपके दिमाग में लाओ। यहाँ पे हम लोग एक रिएक्शन लिखते हैं जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है। चलो सबसे सिंपल रिएक्शन बताओ मुझे। डू यू नो अबाउट लैक्टोज? बताओ मुझे, लैक्टोज पता है आप लोगों को? Yes, sir. बताओ। ये मिल्क है ना, मिल्क शुगर है लैक्टोज, ये डाइसैकेराइड है। इसमें क्या क्या होता है? दिस इज मेड अप ऑफ दो चीजें, दो मोनोसैकेराइड्स का बना हुआ है। कौन सी दो मोनोसैकेराइड्स? याद करो, अभी इसी चैप्टर का है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। हाँ, वेरी गुड, अच्छी पढ़ाई है तेरी, बढ़िया पढ़ रहा है। नॉट फ्रक्टोज, इट इज गैलेक्टोज। समझा? सॉरी सर। हाँ, तो दो केमिकल्स है इसमें, एक का नाम है ग्लूकोज और दूसरे का नाम है गैलेक्टोज। तो ये दोनों मोनोमर साथ में आके बनाते हैं आपका एक डाइमर या फिर लैक्टोज। तो इसको इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट किया जाता है। ये वाला अपना डाइसैकेराइड है, ये दोनों मोनोसैकेराइड्स है। तो इसको कौन ब्रेक करेगा? ऑफ कोर्स इट इज ब्रोकन बाय वन एंजाइम। नाम बताओ मुझे एंजाइम का, क्या है? आप लोगों ने सुना हुआ है, लैक्टेज। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ एंजाइम? यस, वेरी इजी, वेरी सिंपल, गुड जॉब। लैक्टेज इज द नेम ऑफ द एंजाइम। तो अब ये वाली जो चीजें हैं इनको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट। तो एंजाइम ऑलवेज एक्ट्स ऑन सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करता है एंड इट ब्रेक्स इट इनटू प्रोडक्ट्स। ये क्या चीज है अभी यहाँ पे? प्रोडक्ट्स है कि नहीं? तो एंजाइम ऑलवेज एक्ट्स ऑन सबस्ट्रेट एंड ब्रेक्स इट इनटू प्रोडक्ट्स। इज दिस क्लियर? बोलो बच्चों। एंड इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे बायो कैटलिस्ट का काम करता है विच स्पीड्स अप द रिएक्शन।
और अगर एंजाइम नहीं रहेगा तो क्या होगा बच्चों, बताओ। चलो एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं, मैं बताता हूं आप लोगों को, जिसमें हम लोग अगर एंजाइम यूज नहीं करेंगे तो स्पीड ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेगा। लाइक एक रिएक्शन है यहाँ, सिंपल रिएक्शन, आप लोगों ने शायद से सुना होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होते हैं तो क्या बनाते हैं बच्चों, क्या बनाते हैं। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट विद ईच अदर, व्हाट इट फॉर्म्स। Sir, बोलो, मालूम है तुम लोगों को, ये छोटे बच्चों का रिएक्शन है। ka अरे H2CO3, व्हाट इज दिस H2CO3? कार्बोनिक बोलो एसिड। बोलो बच्चों। यस, ये कार्बोनिक एसिड, ये तो छोटे बच्चों का रिएक्शन है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे में रिएक्ट होते हैं बिना एंजाइम के, देखो, इफ देयर इज नो एंजाइम यूज हियर, तो ये रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। नॉट ओनली दैट, 1 घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड बनेंगे। कितने? 200 molecules of carbonic acid will be formed in 1 hour. Did you get this? Please tell me. जब एंजाइम yes sir. नहीं होता है तो। बट अगर हम लोग एंजाइम यूज करेंगे, इफ यू यूज एंजाइम, इस एंजाइम का नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। देखो, CO2 plus H2O in presence of enzyme कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो यही रिएक्शन होगा, यही प्रोडक्ट बनेगा, H2CO3 बनेगा, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड विल बी, यू नो हाउ मच? 10 लाख मॉलिक्यूल्स। कितने बच्चों? 10 लाख मॉलिक्यूल्स पर आवर। अब देखो क्या फर्क पड़ा, बताओ मुझे। पर आवर भी नहीं है एक्चुअली, ये शायद से पर सेकेंड हो सकता है, एक देख लेना, यू कैन गूगल दिस, यू विल गेट इट। बताओ तो क्या फर्क पड़ा, समझ में आया बच्चों एंजाइम की मदद से? Yes. So enzymes play an important role in increasing the rate of reaction. ठीक है? So enzymes will speed up the reaction. ये रहा इसका अगला property. Enzymes will always speed up the chemical reaction to many times. ठीक है, many times मतलब इधर फर्क देख लो, 200 का सीधा 10 लाख, वो भी यहाँ पे पर आवर था, यहाँ पे पर सेकेंड हो गया। सो इट्स वेरी 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 हाई स्पीड। तो ये हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं स्पीड को? हम लोग एक और वर्ड से भी बोल सकते हैं, टर्नओवर। तो ये एंजाइम से अपना टर्नओवर भी बढ़ता है, मतलब प्रोडक्ट का क्वांटिटी भी बढ़ता है कि नहीं बच्चों? सो दे नॉट ओनली इंक्रीज द स्पीड बट ऑल्सो दे इंक्रीज द टर्नओवर, दे ऑल्सो इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये होता क्या है स्पीड, लेकिन तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग कि कितना स्पीड है किसी केमिकल रिएक्शन का? तो उसको हम लोग एक इक्वेशन से, आई मीन, या एक फॉर्मूला से लर्न कर सकते हैं। स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। फॉर्मूला याद रख लो, ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड अपॉन यूनिट टाइम, कितने टाइम में वो प्रोडक्ट्स बने। डिड यू अंडरस्टैंड दिस बच्चा पार्टी? बताओ मुझे Yes sir. कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? हाउ डू वी कैलकुलेट स्पीड ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन? कितना प्रोडक्ट्स मिला आपको, कितने टाइम में मिला। सो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड अपॉन यूनिट टाइम, दिस विल गिव यू स्पीड और अ रेट एट विच दिस प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड। कोई शक यहां तक किसी को? बोलो बच्चों। श्रीकांत, समझ में आया? भूमि, आर यू ओके विद दिस, कंफर्टेबल हाँ विद दिस? सर। प्लीज टेल मी। Yes, sir. ओके, चलो ये हो गया एक प्रॉपर्टी। और चलो अगला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अभी। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दिस एंजाइम्स आर वेरी मच सेंसिटिव टू टेम्परेचर। आप लोगों ने सुना होगा ये, दे आर वेरी मच सेंसिटिव टू अच्छे टेम्परेचर एज वेल एज पीएच। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर और पीएच के लिए, मतलब दे विल वर्क एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, उसको ही हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो होता है यूजुअली 25 to 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। कितना टेम्परेचर होता है इनका? ऑप्टिमम टेम्परेचर, बेस्ट टेम्परेचर एट विच
they will work is 25 to 30 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको. बट सम रिएक्शंस आर देयर इन विच इफ टेम्परेचर नीड्स मोर, जैसे आप लोग अगले साल Yes, पढ़ोगे एक sir. और डीनेचर हो प्रोसेस है. जाता है ना हाई टेम्परेचर पे. हाँ, यस यस यस, वेरी गुड, स्मार्ट बॉय. आप लोगों ने सुना होगा पीसीआर, पता है क्या? बोलो बच्चों, मालूम है कि नहीं मालूम है? पीसीआर ऐसा कुछ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है जो 80 to 90 डिग्री तक झेल सकता है. ये वर्ड सुना है पीसीआर? पीसीआर का फुल फॉर्म है आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ये 12th में आप लोग पूरा प्रोसेस पढ़ने वाले हो. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसमें हम लोग डीएनए को मल्टीप्लाई करते हैं या प्रोटीन्स को मल्टीप्लाई करते हैं. तो इसमें टेम्परेचर सर यूजुअली 92 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे डीएनए को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है, या वो बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है. तो कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं यहाँ पे, या वापस वो बॉन्ड्स को जोड़ने के लिए हम लोगों को एंजाइम्स ऐसे चाहिए होते हैं जो ज्यादा टेम्परेचर में काम कर सके. ओके, तो इसमें हम लोग एक ऐसा एंजाइम यूज करते हैं इस पीसीआर में जो थर्मोस्टेबल होता है. थर्मोस्टेबल मतलब वो हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकता है. तो वो एंजाइम हम लोग ऐसे बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करते हैं जो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं. सो देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया विच आर फाउंड इन द हॉट स्प्रिंग्स. आप लोगों को मालूम होगा, ये है उस बैक्टीरियम का नाम, थर्मस एक्विटिकस. ये एक बैक्टीरियम है थर्मस एक्विटिकस जो हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है, और इससे एक एंजाइम एक्सट्रैक्ट करते हैं जिसका नाम होता है टैक पॉलीमरेज. डिड यू गेट मी? प्लीज टेल मी. टैक मतलब इसमें टी से होता है थर्मस, एक्यू इज फॉर एक्विटिकस. तो ये टैक पॉलीमरेज एंजाइम एक स्पेशल एंजाइम है जो 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकता है. याद रखो बच्चों, कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं बताओ मुझे. तो देयर आर सर्टेन एंजाइम्स व्हिच कैन विथस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर्स आल्सो, क्योंकि वो उस ऑर्गेनिजम्स में होते हैं जो हाई टेम्परेचर में ही रहते हैं. फॉर एग्जांपल दिस टैक पॉलीमरेज एंजाइम व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरियम कॉल्ड एज थर्मस एक्विटिकस. याद रहेगा क्या ये? बताओ मुझे बच्चों. अभी बाकी जो नॉर्मल एंजाइम्स होते हैं उनकी क्या बात है फिर? व्हाट अबाउट देम? दे आर वेरी मच सेंसिटिव टू द टेम्परेचर. मतलब ये अगर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बाहर रहेगा, लाइक आप लोगों ने एक सिंपल एग्जांपल देखा है ना, जब हम लोगों को बुखार आता है ना बच्चों, व्हेन यू सफर फ्रॉम फीवर, हमारा बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है. ऐसा और नो? बताओ तो. हाँ बच्चों, इन केस फीवर our body temperature rises to 39 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस. तो इन दैट केस हमारा बॉडी टेम्परेचर कम करना पहला प्रायोरिटी होता है. यू नो, हम लोग पटाख से दवाइयां ले लेते हैं जिससे कि टेम्परेचर कम हो जाए. क्यों? बिकॉज अगर टेम्परेचर ज्यादा ही रहेगा, बढ़ा ही रहेगा, तो फिर उससे अपने एंजाइम्स डीनेचर हो सकते हैं, वो टूट सकते हैं, नॉन फंक्शनल हो सकते हैं, और फिर पूरा बॉडी का सिस्टम खराब हो जाएगा. पर्सन कैन डाई ऑल्सो. सो दैट्स वाई एंजाइम्स को मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है. सो लो टेम्परेचर में भी यही पॉसिबिलिटी होता है. सो एट अ वेरी लो टेम्परेचर एंजाइम्स विल नॉट वर्क, मतलब वो डीनेचर नहीं होते हैं, बट लो टेम्परेचर में वो टेम्पररी काम करना बंद कर देते हैं. हाई टेम्परेचर में उनके बीच के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं. इज दिस क्लियर टू यू? प्लीज टेल मी बच्चों. इसमें किसी को कोई शक है, किसी को कोई डाउट है? प्लीज आस्क. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर लेकिन वहाँ Can you all hear me? टेम्परेचर तो 37 डिग्री होता है, तो उसमें कैसे काउंट करता है? हाँ, तो यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर है, प्लस और माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, इट इज ओके. तो ये आइडियल टेम्परेचर है, मतलब जिसमें एंजाइम्स बेस्ट एक्ट कर रहे हैं. तो इसमें 7 डिग्री सेल्सियस अपना और बढ़ रहा है. सो प्लस और माइनस 10 डिग्री सेल्सियस दे कैन टॉलरेट. ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, जैसे 40 से ज्यादा होगा मैंने बोला, तो वो टूटना शुरू हो जाएंगे, ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे. समझ में आया क्या बच्चों? बताओ मुझे. प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके. अब सुनो, एक और प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजाइम की दे शो इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन.
क्या बोला मैंने? एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन। क्या होता है ये इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन बच्चों? बताओ तो। दे मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन। बोले तो क्या? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेडी स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सबस्ट्रेट है, समझ लो, मान लो यहाँ पे आपके पास 100 सबस्ट्रेट्स है। सबस्ट्रेट्स मतलब जो ब्रेक होने वाले हैं, है ना, ये वाले। दिस इज 100। तो अब ये 100 का 100 सबस्ट्रेट्स ब्रेक नहीं होगा। अब समझ लो इसका लिमिट है 80 प्रोडक्ट्स बन गया आपका। ठीक है, 100 सबस्ट्रेट्स का 80 प्रोडक्ट्स बन गया, मतलब ये इसका एक लिमिट है। ये सबस्ट्रेट ब्रेक होके 80 प्रोडक्ट बन सकता है। अगर 81 प्रोडक्ट बन गया तो वो 81 वाला प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट हो जाएगा सबस्ट्रेट में। मतलब इक्वल इसका जो सैचुरेशन रेट है, इक्विलिब्रियम रेट है, वो है 80। जरूर नहीं कि हर एंजाइम का ये वाला इक्विलिब्रियम ऐसा कितना होना चाहिए, 100 से 80 बनना चाहिए। नो, इसमें 80 सबस्ट्रेट्स विल ब्रेक इनटू 80 प्रोडक्ट्स। अगर 81 वाला भी कन्वर्ट हो गया तो वापस सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि इसका जो इक्विलिब्रियम है वो है 80-80। तो ऐसा अलग अलग एंजाइम्स में हो सकता है। इट कुड बी 70-30 also, it could be 60-40 also. So remember this, that enzymes are responsible for maintaining equilibrium of the chemical reaction. Is this clear to you? Please tell me. बोलो बच्चों। Hello. They will not act on all the substrates and will break all the substrates into products. मतलब 100% substrates को 100% products में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। हर एंजाइम का खुद का एक इक्विलिब्रियम लेवल होगा, उतना ही वो काम करेगा। उसके बाद में वो वापस प्रोडक्ट सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो सकता है। इज दिस क्लियर? मतलब इससे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एंजाइम्स नेवर चेंज इक्विलिब्रियम बट दे हेल्प टू रीच इक्विलिब्रियम। कैन आई से लाइक दिस? बोलो बच्चों। एंजाइम्स Yes, sir. नेवर चेंज इक्विलिब्रियम। इसका इक्विलिब्रियम क्या था? 80 था, तो वो 80 तक ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। सो एंजाइम्स नेवर चेंज इक्विलिब्रियम बट will help to reach equilibrium, but will help reach equilibrium. Is this clear बच्चों? बताओ मुझे, समझ में आया क्या? Enzymes will never change equilibrium but will help to reach the equilibrium. ये भी एक और प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजाइम्स का। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। क्या बोलते हो बच्चों, बताओ मुझे। यहां तक क्लियर है सबको? बोलो बच्चों। MK, आर यू देयर? आर यू लिसनिंग? आर यू कॉन्फिडेंट विद दिस? बोलो मुझे, बताओ मुझे। यस मोहम्मद, ठीक है। बाकी लोग, जैनाब ने ज्वाइन किया क्या? इजी देयर? जैनाब नॉट देयर टुडे? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका टेस्ट के लिए आप लोग तैयारी करो। हाँ, यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट। एक हफ्ता ठीक है ना? बहुत ही एक्चुअली वन वीक इज इनफ। तो आप लोग स्टार्ट करो प्रिपरेशन करना इसका। अगले संडे को टेस्ट ले लेते हैं इसका। क्या बोलते हो बच्चों? और आज जो मैंने पीडीएफ भेजा है वो गो थ्रू कर लेना। जो अभी तक के पीएमटी एआई पीएमटी में पूछे गए क्वेश्चन से नीट में, वो वाले मैंने इकट्ठे करके आपको भेजे हैं। देखा है सब लोगों ने उसको? एवरीबडी सॉ दैट? उर्वशी इज नॉट देयर इन Yes. टुडेज लेक्चर। ठीक है, तो उसको पढ़ लो। डाउट रहेगा कुछ तो पूछो, इजी इजी क्वेश्चंस थे। अब सुनो कि ये एंजाइम्स हमेशा स्पेसिफिक होते हैं। These enzymes are specific. They act on specific substrate. हर एंजाइम का खुद का एक सबस्ट्रेट होता है। जैसे अभी हम लोग अगर एंजाइम लैक्टेज की बात करेंगे तो उसका सबस्ट्रेट हमेशा लैक्टोज ही होगा और उसको ब्रेक करेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, है कि नहीं? यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे अगर स्टार्च है, स्टार्च का कन्वर्शन होता है माल्टोज में बच्चों, इफ यू ऑल रिमेम्बर। याद है? तो मुझे नाम बताओ यहाँ पे कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? Maltase. याद करो। हाँ रे, माल्टोज को ब्रेक करने के लिए माल्टेज। स्टार्च को कौन ब्रेक करता है? माल्टोज में कन्वर्ट करता है, जो आपके सलाइवा में एंजाइम है, Salivary enzyme में अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज, या उसी को बोलते हैं टाइलिन। भूल गए आप लोग?
याद आया ये वाला एंजाइम? बोलो तो। सलाइवा में जो एंजाइम है अपने, सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन, उसका टारगेट होगा स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक करना। माल्टोज को ब्रेक करने के लिए माल्टेज होगा, लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए लैक्टेज होगा, लिपिड्स को ब्रेक करने के लिए लाइपेज होगा। मतलब हमेशा ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही ब्रेक करते हैं। सो दीज एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। समझ में आया कि नहीं बताओ मुझे बच्चों, कम ऑन टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? बोलो बोलो बोलो, एमके क्या बोलता है, समझा? मोहम्मद, स्पेसिफिक एंजाइम विल एक्ट ऑन अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ओनली। कितने सारे एंजाइम्स आप लोगों ने इसमें पढ़े हुए हैं, सो यू ऑलरेडी नो दैट। तो अब ये एंजाइम में एक ऐसा स्पेसिफिक साइट होता है जिसको बोलते हैं एक्टिव साइट है। एवरी एंजाइम हैज गॉट अ स्पेसिफिक साइट विच इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट। क्या होता है ये एक्टिव साइट? एक्टिव साइट इज द पॉकेट और अ क्रिवाइस इन विच दैट सबस्ट्रेट फिट्स। क्या होता है ये बच्चों? इट्स अ पॉकेट और यू कैन ऑल्सो से क्रिवाइस, कैविटी, इन विच क्या फिट होगा बच्चों? इनटू विच सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट फिट होगा। ठीक है। अब ये एंजाइम्स का एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, मैंने वो स्किप कर लिया। याद रखो कि एंजाइम्स आर नथिंग बट योर टर्शरी प्रोटीन्स। तो ये एक सबसे जरूरी चीज है। ऑल एंजाइम्स आर योर टर्शरी प्रोटीन्स। टर्शरी प्रोटीन्स पढ़े हो आप लोग, आई होप यू रिमेंबर दिस। ऑल एंजाइम्स आर टर्शरी प्रोटीन्स। याद आया? टर्शरी प्रोटीन्स का मतलब उनका शेप होता हाँ है सर। ग्लोब लाइक, they are globular in shape, so all enzymes are tertiary proteins। तो अब ये टर्शरी प्रोटीन से मतलब ये से ग्लोबुलर होंगे, उनका जो शेप होगा वो कुछ ग्लोब के जैसा होगा। ओके। और अब इस ग्लोब में दे विल हैव सम क्रिवाइसेस, ऐसे कुछ कैविटीज रहेंगे, और इन कैविटीज को, इन क्रिवाइसेस को ही हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट। डिड यू गेट दिस बच्चों? बताओ मुझे। ये वाला आपका एंजाइम है, इस एंजाइम में कुछ ऐसे क्रिवाइसेस होंगे और पॉकेट्स होंगे जिसमें सबस्ट्रेट फिट होगा, इसको ही बोलते हैं एक्टिव साइट। तो यहाँ पे होगा आपका एमिनो एसिड, यहाँ पे होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे होगा कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह। सो इट हैज गॉट दोस केमिकल सब्सटेंसेस जिनके बीच में बॉन्ड होंगे। तो जब इसमें सबस्ट्रेट आके फिट होगा तो वो सबस्ट्रेट का कुछ बॉन्ड ब्रेक करेगा, उसमें कुछ बॉन्ड ऐड करेगा और फिर नए प्रोडक्ट्स बनेंगे। कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा बताओ मुझे बच्चों, प्लीज टेल मी। हाँ, तो जो सबस्ट्रेट इसमें आके बाइंड होगा, मैं ये साइड इरेज करूं क्या? हैव यू कॉपीड डाउन दिस? प्लीज टेल मी। कितना टाइम यस बचा है इस सर। मीटिंग को एंड होने में? हाउ मच टाइम इज रिमेनिंग फॉर दिस मीटिंग टू एंड? 5 मिनट्स सर। है ना टाइम? चलो अच्छा है। तो आप देखो इधर, सबस्ट्रेट और ये जो एक्टिव साइट है, ये हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, याद रखो। सो दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर विथ रेस्पेक्ट टू देयर शेप एज वेल एज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब समझ लो आपका ये एंजाइम है। नाउ दिस एंजाइम हैज गॉट पर्टिकुलर शेप, ये वाला है। तो ये रहा आपका एंजाइम। अब इस एंजाइम में ये रहा उसका एक्टिव साइट। कैन यू से दिस एक्टिव साइट बच्चों? नाउ देयर इज अ सबस्ट्रेट गोइंग टू बाइंड टू दिस। अब उस सबस्ट्रेट का कुछ शेप ऐसा है, मान लो देयर इज अ सबस्ट्रेट हुज शेप इज लाइक दिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज टेल मी। बोलो बच्चों। Yes, sir. ठीक है। तो एंजाइम खुद का शेप चेंज करता है विथ रेस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट अपना शेप नहीं चेंज करता, याद रखो। तो जब अभी ये दोनों एक दूसरे में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? ये दोनों एक साथ में आ जाएंगे तो इट विल फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। व्हाट इट विल फॉर्म इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये अब इसमें जब एंजाइम सबस्ट्रेट फिट होगा तो ये खुद का शेप बदल सकता है, चेंज कर सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? बताओ मुझे। ये देखो अभी इसने खुद का शेप बदल दिया। Now this substrate is fitted here and now इन दोनों से बना है कुछ एक स्ट्रक्चर, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ES कॉम्प्लेक्स।
Can we call it as ES complex? Please tell me what is ES complex? Enzyme substrate complex. और ये अनस्टेबल स्टेट होता है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. क्या बोलेंगे हम लोग इस स्टेट को? ट्रांजिशन स्टेट, जहां पे आप लोगों को प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, ये अनस्टेबल स्टेट है. एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी. बताओ बच्चों Yes, मुझे. sir. एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. अब ये इसके बॉन्ड तोड़ेगा कहीं पे. अभी मान लो इधर कुछ बॉन्ड्स हैं, तो ये यहाँ पे क्लीवेज करेगा, ये इसके बीच में बॉन्ड्स तोड़ेगा. और अब इन दोनों से क्या होगा, क्या बनेगा? इज योर रिएक्शन विल गेट ओवर. तो आपका ये एंजाइम अलग हो गया और इससे जो प्रोडक्ट्स बनने थे वो प्रोडक्ट्स बन गए, जिसमें आपका एक प्रोडक्ट होगा ये. जैसे अब ये वाला जो एग्जांपल पढ़ सकते हो आप, वो भी याद रख सकते हो. तो ये एक हो गया इसका प्रोडक्ट और ये हो गया उसका दूसरा प्रोडक्ट. कुछ पल्ले पड़ा क्या? बताओ बच्चों मुझे. Yes, sir. टेल मी. तो ये इट्स लाइक अ लॉक एंड अ की. तो इसका जो एक्टिव साइट है, इसका जो शेप है, वो दोनों एक दूसरे में लॉक और की के जैसे फिट होंगे, है कि नहीं? यहाँ पे फिट हो रहे हैं. तो दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज लॉक एंड की हाइपोथेसिस. ये बहुत सारे इसके थियरीज है. तो लॉक एंड की हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं हम लोग इसको. ये रहा क्लीवेज, जहां से इसने सबस्ट्रेट का बॉन्ड तोड़ा था, और अब यहाँ पे ये नया स्ट्रक्चर बनने में कुछ बॉन्ड ऐड भी कर सकता है ये. आई होप यू ऑल आर कॉन्फिडेंट विद दिस. किसी को कोई डाउट है इसके बारे में बच्चों? भूमि, प्लीज टेल मी, आर यू कंफर्टेबल विद दिस? तो अगर Yes. एंड दिस एंजाइम इज अनअफेक्टेड. देखो इसका शेप जो ओरिजिनल था वो वापस ओरिजिनल शेप मिला है. दिस इज रेडी टू बी रीयूज्ड. अब ये वापस यूज हो सकता है. इट कैन बी रीयूज्ड. इंटरेस्टिंग, इजी. एवरीबॉडी फॉलोड दिस? प्लीज टेल मी. Yes, sir. तो ये बॉन्ड ब्रेक करता है, हमने पढ़ा. तो हो सकता है वो ऑर्गेनिक रिएक्शन हो, इनऑर्गेनिक रिएक्शन हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन, तो जो हम लोगों ने अभी अभी लिखा हुआ था वो ऑर्गेनिक रिएक्शन से था ना बच्चों. मैं इरेज कर रहा हूँ. हैव यू कॉपीड डाउन दिस साइड? ये वाला साइड लिख लिया आप लोगों ने? करूँ इरेज? हाँ सर. करूँ इरेज? ओके. तो ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस में भी स्पीड अप कर सकता है या फिर इनऑर्गेनिक में. तो कोई भी ऑर्गेनिक, मतलब अभी ये जो हमने पढ़ा, स्टार्च इज ब्रोकन डाउन इनटू माल्टोज, ऑर्गेनिक हो गया. या आप लोगों ने स्टार्च का कन्वर्शन वही ग्लूकोज में या मोनोसैकेराइड्स में कर दिया, तो वो भी हो गया आपका ऑर्गेनिक रिएक्शन. इनऑर्गेनिक का अगर कोई एग्जांपल पढ़ना है, जैसे आप लोगों ने ये वाला सुना होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH रिएक्ट्स विद बेरियम हाइड्रोक्साइड और किसका? सल्फ्यूरिक